हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरल बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों जो आपका अगला टॉपिक होगा, अगली क्लास होगी, वह होगी लघु बीजाणु जनन या परागकण का निर्माण। यानी आपको इसमें परागकण की संरचना को वर्णन बताया जाएगा कि परागकण किस प्रकार की इसकी संरचना होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और ये टॉपिक कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है और इसके संरचना और सभी अंगों का नामकरण किया जाएगा और विधिवत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये कल का आपका टॉपिक था आपका कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें कौन कौन से जननांग होते हैं, उन जननांगों के बारे में बताया गया था। ठीक, इसी के बाद आपको बताया गया था सेम पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या स्वपरागण या परपरागण की क्रियाओं के बारे में। तो उसको परिभाषा की आपको बताई गई। इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको बताया जाएगा स्वपरागण और परपरागण की प्रकार या विधियां और उदाहरण से। चलते अपने टॉपिक की ओर। क्या लिखे? परागकण। पहले लिखे कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अध्याय पहला, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं पोलन ग्रेन या परागकण। देखिए, आपको इससे मालूम होना चाहिए जो परागकण होता है यह पुष्प के जनन का प्रतिनिधित्व करता है। पराग, देखिए जो आपका परागकण होता है यह अगुणित अवस्था पाया जाता है, ट्वेनी अवस्था पाया जाता है, अगुणित। तो इसमें लिखेंगे परागकण अगुणित होता है। लिखेंगे पराग कण अगुणित होता है। कैसा होता है? परागकण आपका अगुणित होता है और ये दो लिखेंगे और यह दो और यह दो अगुणित खुरदार, यह दो आवरणों से ढका रहता है। खुद किसे आवरण? खुरदार। यह दो आवरणों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? यह दो आवरणों से ढका रहता है। आवरण कौन कौन? एक होगा कठोर आवरण, दूसरा होगा एवं खुरदरा आवरण। ये जो दो आवरण होंगे कैसे होंगे? एक होगा आपका कठोर आवरण और दूसरा होगा आपका खुरदरा आवरण, जिसे बाह्यकोश कहते हैं। जिसे
बाह्य कोश कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जिसे बाह्य कोश कहेंगे। खुरदरा होगा। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। क्या कह रहा है? इसमें होता है इसका जैविक अपघटन नहीं होता। किसका? ये जो आवरण होते हैं, इन आवरण किसी जैविक क्रिया के माध्यम से क्षतिग्रस्त रहे, टूटते फूटते नहीं। इसीलिए कहा इसको बताया गया है कि इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक। अब जैविक अपघटन न होने के कारण जो परागकण होते हैं, लिखेंगे परागकण इसी कारण लंबे समय तक लगे रहते हैं। क्या करते हैं? लगे रहते हैं। किसमें? परागकण। लंबे समय तक लगे रहते हैं। किस रूप में? अवशेष रूप में। समय तक लगे रहते हैं अवशेष के रूप में। किस रूप में लगे रहते हैं? अवशेष के रूप में। अवशेष का मतलब, जैसे आपको नहीं बताया जाता, कोई लकड़ी जल जाती, लकड़ी जलने के बाद जो बचता है तो उसका अवशेष ही बचता है। उसको अवशेष, जो राखी बचती है उस राख को ही अवशेष बोला जाता है। अब ये अवशेष होता है, इसी अवशेष में रूप में होता है इसी में जनन छिद्र, इसी में जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक। इसी जो अवशेष रूप की संरचना होती है, अवशेष रूप की संरचना में क्या होता है? जनन छिद्र पाए जाते हैं। आपको मालूम होता है उन्हीं छिद्रों के माध्यम से जनन क्रिया संपन्न होती है, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जिसके द्वारा पराग नली निकलती है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होता है? इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पराग नली निकलती है। आपको पराग नली के बारे में बताया गया था। पराग नली क्या करती है? पराग नली परागकणों का स्थानांतरण करती है, निकलती तथा बाह्य आवरण के नीचे, बाह्य आवरण यानी जो आपका परागकण, उसका जो बाहरी आवरण होगा, उसी आवरण के नीचे एक पतली, क्या होगा? एक पतली, देखिए आप लोग, एक पतली व कोमल, एक पतली व कोमल संरचना होती है। ठीक। कोमल संरचना होती है जिसे चोल कहते हैं। आपको मालूम होना कि चोल का मतलब होता है आवरण। ठीक। जिसे चोल कहते हैं। ठीक। अब लिखेंगे यह पेटेलू
लोज, जैसे आपका सेल्यूलोज होता है उसी प्रकार से फैक्टोलोज की बनी होती है, की बनी होती है। ठीक, किसकी बनी होती है? फैक्टोलोज। अब इसकी हम संरचना की बात करें, अब उस समझ लेते थोड़ा स्पीड में जल्दी से। देखिए कह रहा ये अगुणित होती है। अगुणित का मतलब इसमें 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको जहां मालूम हो जहां पर 2n हेप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, यानी n बराबर, ठीक, और 2n बराबर, n का मतलब गुणित और 2n का मतलब अगुणित। ठीक, इसमें लिखेंगे गुणित और इसको लिखेंगे अगुणित, यानी 2n बराबर अगुणित और n बराबर गुणित। जैसे मान लीजिए n बराबर 48, ठीक, तो 2n बराबर क्या होगा? 2n बराबर क्या? तो n बराबर 48/2, तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर 24। कितना है? 24। ठीक, अब 24 क्या है? 24 ये आपकी अगुणित संख्या है। कौन संख्या है? अगुणित संख्या। ठीक है, तो आपको लिए इसको अगुणित का मतलब बताया गया है। ठीक, इससे इसमें कोई संबंध नहीं है। आगे कह रहा है यह दो आवरणों से ढका रहता है। आपकी जो पराकण होता है इसमें दो आवरण होता है, एक बाहरी आवरण है, आंतरिक आवरण। एक होता है कैसा? खुरदरा होता है। एक कैसा होता है? एक खुरदरा खुरदरा होता है आवरण, और एक कैसा होता है? कठोर आवरण होता है। जो बाह्य आवरण होगा वो कठोर होगा, आंतरिक आवरण खुरदरा होता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बाह्य कोश कहते हैं, यानी बाहरी आवरण कहते हैं। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, यानी जो आवरण होता है इस आवरण जैविक अपघटन यानी जैविक क्रिया के माध्यम से इसका क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है। फिर कह रहे हैं इसी में लंबे समय तक पराकण लगे रहते हैं, ठीक, अवशेष के रूप में। अब जो ये पराकण लगे लगे होते हैं किस रूप में लगे रहते हैं? अवशेष के रूप में लगे रहते हैं, और बहुत ज्यादा समय तक यानी लंबे समय तक लगे रहते हैं। और इन्हीं अवशेष में क्या होता है? इन्हीं अवशेष में जनन क्षेत्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा परागरली निकलती है। इन्हीं अवशेषों में क्या होता है? जनन क्षेत्र पाए जाते हैं, और उन्हीं अवशेषों से क्या निकलती है? छिद्रों से परागरली निकलती है। आवरण के नीचे एक पतली कोश एवं कोमल संरचना बना लेता है। अब जो बाहरी आवरण होता है उसके आवरण के नीचे क्या पतली कोमल संरचना बना होती है जिसे चोल कहते हैं। ठीक है, आवरण कहते हैं। अब ये जो बाहरी आवरण होता है ये परत होती है, ये किसकी बनी होती है? पैक्टोलोज की। किसकी बनी होती है? पैक्टोसेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज, सॉरी, पैक्टो पैक्टे सेलुलोज, ये होगा पैक्टोसेल्यूलोज। ठीक, इस प्रकार से। अब इसकी संरचना की बात करें तो जो बच्चे आप लोग नोट कर रहे हैं ना, आप लोग नोट करिए, और जो बच्चे ऑनलाइन चल रहे हैं वो नोट करें, और किसी प्रकार का प्रश्न कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले। देखिए इसकी हम संरचना देख रहे हैं। देखिए
ये रहा आपका। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लेयर्ड कर लेते हैं। देखिए चित्र में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, लेयर्ड कर लिया। पहले इसके आवरण से हमने एक और लेयर बना। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बाचुल हुआ। क्या हुआ, बा बाचुल। ठीक, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा बाचुल। ठीक, और ये हमारा रहा अंताचुल। अंताचुल। अब इसमें यहां पर लिखेंगे, बनाएंगे हम, इसका नाम हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक। ठीक, ये क्या है, ये आपका इसका जनन क्षेत्र है। क्या लिखेंगे अपन, जनन क्षेत्र। ठीक, जनन क्षेत्र हो गया। इसके बाद जनन केंद्रक, यहाँ पर बनाएंगे हम आपका, क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपको बनेगा जननी केंद्र। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं जनन केंद्रक, जनन केंद्रक हो गया आपका। या दूसरे शब्दों में लिखेंगे हम जनन कोशिका। क्या लिखेंगे, जनन कोशिका। ठीक, आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गई। ठीक, ये कायिक केंद्रक हो गया आपका। कौन सा केंद्र, केंद्र कायिक। तो इसका हम नामकरण क्या करेंगे, पराग कोश का स्फुटन। मुझे लिखेंगे आप लोग, पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन एवं नर युग्मोत्पत्ति, एवं नर युग्म कोद भित्त का विकास। ये रहा चित्र, नोट कर लो। ठीक, और संरचना की बात करें तो हमारी पराग कण की संरचना, कौन संरचना है, पराग कण की संरचना। नोट कर लो। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, वो बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं। देखिए, आधा अधूरी ज्ञान क्या करता है, वो आपको अंधकार की ओर ले जाता है। जब तक आपको किसी चीज का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब तक आप अशिक्षित अज्ञानी बने रहेंगे। इसीलिए जब कोई टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक का पूरा सार निकालें। और सार कब निकलेगा, जब आप पूरी टॉपिक क्लियर अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चे वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, और जो प्रश्न करना चाहते हो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। अगला हमारा टॉपिक होगा पर परागण की क्रिया तथा उसके उदाहरण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।